Hello, my dear students. Welcome to your own channel, Manish Sir Biology. This channel is the one-stop solution of complicated portion of biology. क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत इजी वे में, बहुत सिंप्लीफाइड वे में लर्न करने का मौका मिलता है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 11th का चैप्टर नंबर 16 का एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और उसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो ये जो चैप्टर है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस, उसमें फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड अगर पोर्शन को आपको देखने को मिलेगा तो वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स को आपको लर्न करना है या उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर, तो उससे पहले आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत रिक्वायर्ड है। जैसे कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, कितने नेफ्रॉन्स होते हैं। मेन चीज है कि नेफ्रॉन का जो अलाइनमेंट है इनसाइड द किडनी वो बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चलता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म्स क्यों चलती है और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी और क्लियरिटी मैं करवा दूं। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इन सिंगल किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन देखने को मिलता है, और 1 मिलियन नेफ्रॉन यानी कि 10 लाख अप्रोक्सीमेटली जो नेफ्रॉन है, उसके अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो उसके दो टाइप्स होते हैं। वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड सेकेंड वन इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और वो किस तरह से अलाइन होते हैं इनसाइड द किडनी, आइए देखते हैं। और उसके बिटवीन का जो डिफरेंट है वो मेन आपको क्लियर रखना है। मेरा एम यहाँ पर यही है कि आपको बेसिक ये पहले क्लियर हो जाए कि कितने टाइप के नेफ्रॉन है और दोनों के बिटवीन क्या डिफरेंट है। ठीक है, सो आइए बच्चों देखते हैं। There are two types of nephron are present inside the kidney. One is cortical nephron and second one is juxtamedullary nephrons. लेकिन उससे पहले आपको और एक चीज बता दूं कि आप जब एलएस ऑफ किडनी देखते हो, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखते हो, तो जो पेरिफेरल एरिया दिखता है आपको उसको बोलते हैं आप कॉर्टेक्स, और इनर पोर्शन ऑफ किडनी की बात करते हो तब उसको बोलते हैं हम मेड्यूला। सो एज पर द लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉर्टिकल है और कौन सा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स है। ठीक है, यानी कि जक्स्टा मेड्यूलरी क्या है। सबसे पहले कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है उसका आपको बाउमेन कैप्सूल का लोकेशन देखना है। फर्स्ट डिफरेंट इज इन अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन बाउमेन कैप्सूल आर अलाइंड एट द पेरिफेरल एरिया ऑफ किडनी, यानी कि वो आपको पेरिफेरल सरफेस पे दिखेगी बाउमेन कैप्सूल। लेकिन जब आप जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन की बात करते हो तो उसका जो बाउमेन कैप्सूल है वो अलाइन होता है एट द साइट ऑफ जंक्शन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, यानी कि कॉर्टेक्स जहां पर खत्म होता है और मेड्यूला जहां से इनिशिएट होता है, वहां पर अगर बाउमेन कैप्सूल आपको दिख गई तो समझ लो कि उसका नाम है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको और एक चीज क्लियर रखना है कि जो बाउमेन कैप्सूल है दोनों नेफ्रॉन्स की वो कॉर्टेक्स में ही होती है, यानी कि नेफ्रॉन का कैप्सूल, नेफ्रॉन का पीसीटी, नेफ्रॉन का डीसीटी, ये जो तीन पोर्शन होता है ना वो ऑलवेज कॉर्टेक्स में होता है, चाहे वो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन हो चाहे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑस्मोलरिटीज होती है ना वो होती है इनसाइड द किडनी 300 एम ऑस्मोइल, यानी कि जो फिल्ट्रेट आता है ना इनिशियल, जो ब्लड में से फिल्टर होके उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। तो उस केस में आपको समझना चाहिए कि इस पोर्शन में कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो फिर यहाँ पे पीसीटी डीसीटी एंड बाउमेन कैप्सूल आपको अलाइन मिलेगी कहाँ पे, कॉर्टेक्स में। लेकिन अगर बाउमेन कैप्सूल एट द साइट ऑफ पेरिफेरल एरिया ऑफ किडनी है देन इट इज नोन एज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और अगर वो जंक्शन पे अलाइन है तो इट इज अ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। याद रखो, जंक्शन पे जो होगा वो जक्स्टा और पेरिफेरल होगा वो कॉर्टिकल। सबसे पहले तो यही क्लियरिटी आपको रखनी है। नंबर 2 आप देख सकते हो, दिस इज द रीनल पिरामिड। और रीनल पिरामिड में क्या अलाइन है देखो तो कलेक्टिंग ट्यूब। तो आप नेफ्रॉन का डायग्राम एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको मिलेगा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द रीनल पिरामिड। और ऐसा नहीं है कि कलेक्टिंग डक्ट के इनसाइड एक ही नेफ्रॉन ओपन होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आएगा वो बहुत सारे नेफ्रॉन का आएगा। यहाँ पर कहने का मीनिंग क्या है, लेट सपोज मैं यहाँ पे नेफ्रॉन नंबर 1 लिखूं तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते रेडियाई में 10 लाख नेफ्रॉन है। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट 10 लाख थोड़ी ना होगी, कलेक्टिंग डक्ट तो बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जो डीसीटी है वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो बिलिनी डक्ट में ओपन होती है। और जो बिलिनी डक्ट है उसका जो लास्ट पोर्शन है उसको आप बिलिनी डक्ट भी बोल सकते हो या फिर बोलो पेपिलरी डक्ट, और वो ओपन होता है माइनर कैलिक्स में
माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स रीनल पेल्विस में, और जो रीनल पेल्विस है वहां से इनिशिएट होता है यूरेटर, और यूरेटर जो है वो यूरिन को ले जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, फिर वहां से यूरेथ्रा से होते हुए एलिमिनेट हो जाता है आउटसाइड द बॉडी। सो हम बात करें पाथ ऑफ फिल्ट्रेट या पाथ ऑफ यूरिन की, सो सबसे पहले जो फिल्ट्रेट है वो आता है पीसीटी में, फिर वहां से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट, देन पेपिलरी डक्ट यानी पेपिला भी बोल सकते हो, देन माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स भी, उसके बाद रीनल पेल्विस, उसके बाद यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और वहां से यूरेथ्रा से होते हुए आउटसाइड द बॉडी। सो दिस इज द पाथ ऑफ यूरिन, दिस इज द पाथ ऑफ फिल्ट्रेट। लेकिन क्या जितना फिल्ट्रेट हुआ उतना यूरिन में पास हो गया? अरे नहीं रे, वरना क्या होता, आप बाथरूम में ही रहते पूरे दिन, कुछ काम नहीं कर पाते। तो होता क्या है, होता यह है कि जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ पर आता है उसमें से 99% तो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ओनली 1% आर फॉर यूरिन, यानी कि 24 आवर में 180 लीटर आपका फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है, तो उसमें से आप एलिमिनेट कितने करते हो यूरिन को? 1.5 लीटर, यानी कि आप 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट कर देते हो फिल्ट्रेट को यहां से यहां तक पहुंचने में, और 99% फिल्ट्रेट को क्या कर लेते हो? रीअब्सॉर्ब। सो यहाँ पे यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का जो मैकेनिज्म है उसी को तो बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। वही तो हमें समझना है कि किस तरह से वाटर का रिटेंशन यानी कि वाटर को रीअब्सॉर्प्शन करवाना है, तो यहाँ पे किस टाइप की मैकेनिज्म चलेगी कि जो मजबूर कर देगा कि वाटर को रीअब्सॉर्ब ही करना पड़ेगा और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, और वही तो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। लेकिन वो समझने से पहले आपको अलाइनमेंट क्लियर होना चाहिए कि नेफ्रॉन का अलाइनमेंट इनसाइड द किडनी कैसा है, तो वो पहले हम देख रहे हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन? Number one is Bowman capsule are aligned at the peripheral portion of kidney या surface of kidney, then it is cortical nephron. And अगर मैं juxtamedullary nephron की बात करूं, then the Bowman capsule are aligned at the junction between cortex and medulla, then it is known as a juxtamedullary nephron. This is the first difference between cortical nephron and juxtamedullary nephron. Second different क्या है? यहाँ पे जो इफरेंट एट्रियोल्स है वो आगे जाते हुए नेटवर्क फॉर्म करती है, उसको बोला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में यू शेप कैपिलरीज एब्सेंट, यानी कि वासा रेक्टा वेल डेवलप नहीं होता, या फिर बोल दो कि वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। लेकिन जब आप जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स को देखते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो कैपिलरीज है, यहाँ पे जो एफरेंट एट्रियोल्स है वो आते 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 यू शेप में फॉर्म होती है, यानी कि लूप ऑफ हेनले के साथ साथ ही एक यू शेप फॉर्म करती है, यानी कि वासा रेक्टा आर प्रेजेंट, या फिर वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड इनसाइड द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और आप अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म्स का पोर्शन या डायग्राम देखोगे तो आपको दो चीज दिखाई है, लूप ऑफ हेनले दिखाया है और उसके साथ में दिखाया है वासा रेक्टा। सो यही डायग्राम को जूम करते हुए आपको पूरी मैकेनिज्म से एक्सप्लेन की गई है। लेकिन बच्चों जब आपको यही क्लियर नहीं है कि किस तरह से कहां पर अलाइन है, तो आप क्या करोगे? आप रट्टा मारोगे, और रट्टा मारना बायोलॉजी नहीं होता है, हर एक चीज रट्टा नहीं होती है, समझो। तो यहाँ पे जो ये पोर्शन है वही तो हम मैकेनिज्म्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी क्लियर रखो कि यहाँ पे वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड नहीं है, या फिर बोल दो एब्सेंट है। दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन टू नेफ्रॉन्स। थर्ड आप क्या देख रहे हो? थर्ड वन इज, यहाँ पे देखो कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है उसका लूप ऑफ हेनले बहुत पोर्शन, लेस पोर्शन आर बरीड इनसाइड द मेड्यूला। लूप ऑफ हेनले का बहुत लेस पोर्शन मेड्यूला में बरीड है। लेकिन जब आप जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करते हो तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले वेरी डीप अलाइन इनसाइड द मेड्यूला। यहाँ पे मेड्यूला में बहुत डीप गया है लूप ऑफ हेनले। क्यों गया है? अरे यूरिन फॉर्मेशन के लिए गया है, ये ब्लड की पीएच मेंटेन करने का काम करेगा, ऑस्मोलरिटीज को मेंटेन रखने के लिए गया है। सो यही तो हमें समझना है काउंटर करंट में। नेक्स्ट देखते हैं, कुल मिला के सिंगल किडनी में आपको मैंने पहले बताया कि 1 मिलियन के 10 लाख नेफ्रॉन है, उसमें से 85% ऑफ नेफ्रॉन्स कौन से है? कॉर्टिकल्स। यानी कि आप ये बोलो कि आउट ऑफ 10 लाख नेफ्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉर्टिकल होते हैं, यानी कि सिर्फ 1.5 यानी कि 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स कौन से होते हैं? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। मतलब इस नेफ्रॉन्स के जो नंबर है बहुत कम है, लेकिन वाटर का रीअब्सॉर्ब करने का जो मेन काम है, यूरिन फॉर्मेशन का जो मेन काम है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का जो मेन काम है, वो तो ये जक्स्टा करेगा।
सो इसके नंबर ज़्यादा है, इसके नंबर कम है। इसका मेन रोल जो होता है वो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो ये काम तो ये भी करेगा, ये भी तो फिल्ट्रेशन करेगा, ये भी तो रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ये भी तो सिक्रेशन करेगा। लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है? दे पार्टिसिपेटिंग इन अ मेनली काउंटर करंट मैकेनिज्म, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट यूरिन, है ना। एंड दे मेंटेन ऑस्मोलिटीज ऑफ ब्लड, ऑस्मोलिटीज ऑफ किडनी, ऑस्मोलिटीज ऑफ बोल दो कि यूरिन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जो फंक्शन है, मेन जो मैकेनिज्म्स हम पढ़ने वाले हैं आगे, उसमें मेन पार्टिसिपेट करने वाला अगर कोई नेफ्रॉन्स है तो वो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। अगर आपको इस नेफ्रॉन का अलाइनमेंट इनसाइड द किडनी पता है, प्रॉपर क्लियर है, डायग्राम दिमाग में क्लियर है, तो फिर अब आप जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म्स को बहुत इजी वे में, बहुत समझकर, बहुत सिंप्लीफाइड वे में याद रख सकते हो और आप इस टॉपिक को भूल भी नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। सो आइए बच्चों देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म्स किस तरह से वर्क करती है। सो आइए बच्चों देखते हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज नोन एज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज अ mechanism of concentration of filtrate. As you know, ultrafiltration are occur inside the Bowman capsule and वो जो filtrate है वो आता है नेफ्रॉन के पीसीटी पोर्शन में, देन डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले, देन असेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट, और वहां से फिर आपको पता है कि पेपिला से होता हुआ आगे चला जाएगा वो फिल्ट्रेट, यानी कि यूरिन के फॉर्म में वो फिल्ट्रेट पास हो जाएगा, यानी कि आउटसाइड द बॉडी आप रिलीज कर दोगे क्योंकि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। सो बच्चों आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द काउंटर करंट। सो काउंटर का मतलब होता है ऑपोज एंड करंट का मतलब होता है फ्लो, यानी कि जो फ्लो है वो ऑपोजिट साइड में एक दूसरे के ऑपोज में काम करता है, तब उसको बोला जाता है काउंटर करंट। सो यहाँ पे देखो आप कि जो ये फिल्ट्रेट है वो पीसीटी में से जैसे ही यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में आता है तो एक डिसेंडिंग पोर्शन, यानी कि जो फिल्ट्रेट है वो टूवर्ड द मेड्यूला जा रहा है, और फिर ये असेंडिंग पोर्शन में देखो टूवर्ड द कॉर्टेक्स जा रहा है। सो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट का फ्लो है ना वो ऑपोजिट है, और ऑपोजिट फ्लो है तो क्या बोलेंगे हम, काउंटर, ऑपोज करना, और करंट का मतलब होता है फ्लो। सो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है उसका काउंटर करंट बन रहा है, एंड सेकेंड काउंटर करंट कहाँ पे बन रहा है, देखो ये जो वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट है, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये जो वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब है। तो आप देखो कि यहाँ पे जो है ब्लड का फ्लो वो टूवर्ड द मेड्यूला आ रहा है, और यहाँ पे देखो ब्लड का फ्लो टूवर्ड द कॉर्टेक्स जा रहा है। तो यहाँ पे इनसाइड द वासा रेक्टा भी काउंटर करंट फॉर्म हो चुका है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस थ्योरी में ये है कि जो फिल्ट्रेट है और जो ब्लड है उसका फ्लो भी एक दूसरे का काउंटर करंट है। देखो कैसे, देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले, लेकिन वहां पे जो वासा रेक्टा का पोर्शन है वो तो असेंडिंग है, तो फिल्ट्रेट टूवर्ड द मेड्यूला जा रहा है, लेकिन जो ब्लड का फ्लो है वो टूवर्ड द कॉर्टेक्स जा रहा है। सो वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले के बिटवीन भी काउंटर करंट फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी यही है, एसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले देखो कि वहां पे जो फिल्ट्रेट है वो टूवर्ड द कॉर्टेक्स जा रहा है, लेकिन जो ब्लड है वो टूवर्ड द मेड्यूला आ रहा है, तो यहाँ पर भी काउंटर करंट फॉर्म हो चुका है। सो बच्चों तीन जगह पे काउंटर करंट फॉर्म हो चुका है, बिटवीन फिल्ट्रेट, बिटवीन ब्लड, बिटवीन फिल्ट्रेट एंड ब्लड। और हमें इस थ्योरी में मेन चीज क्लियर रखनी है कि बिटवीन ब्लड एंड बिटवीन फिल्ट्रेट जो काउंटर करंट फॉर्म हो चुका है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आपके एनसीईआरटी फर्स्ट ही पैराग्राफ में सेकेंड लाइन में लिखती है कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट रोल है वो किसका है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, क्योंकि उसके बिटवीन ही काउंटर करंट फ्लो होता है, और काउंटर करंट फॉर्म होना ही इस थ्योरी का मेन पर्पस है। और इस थ्योरी में हमारा मेन एम ये है कि जब यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में हम फिल्ट्रेट को लाएंगे तो 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए एज कम्पेयर टू द इनिशियल, यानी कि जब कॉर्टेक्स में फिल्ट्रेट बाहर निकला इस पोर्शन में, यानी कि जब पीसीटी में आया फिल्ट्रेट तो 300 एम ऑस्मोलरिटी वाला था,
लेकिन जब कलेक्टिंग डक्ट में लास्ट में पहुंचा तो 1200 एम ऑस्मोलरिटी वाला है, यानी कि 4 टाइम वो कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। और अब ये कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, इसका मतलब जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो चुका है, और वाटर रीअब्जॉर्ब हो चुका है, वही तो हमारा इस थ्योरी का एम है, क्योंकि वाटर को रीअब्जॉर्ब करना ही हमारा एम इसलिए है, अगर ये नहीं करेंगे हम तो वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। हम पूरे दिन एक जगह पे ही रहेंगे, यूरिन पास करते रहेंगे और सारा दिन वाटर को पीते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसे हमारे किडनी का काम नहीं है। हमारी किडनी बहुत ही सोच समझ कर काम कर रही है, तो हमें बस इतना समझना है और कुछ नहीं है। हम कुछ नई खोज नहीं कर रहे, जो खोज हो चुकी है उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सो ज्यादा ट्रेस मत लीजिए। अब आपको कॉन्सेप्ट मेन क्लियर हो चुका है कि इस थियरी में क्या करना है। अब एक चीज और क्लियर रखो ताकि आपको थियरी बहुत इजी लगने लगेगी। और एक चीज क्लियर रखना है कि जो लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट है वो वाटर के लिए परमिएबल है बट सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। आई रिपीट, descending portion of the loop of Henle which is permeable for water but impermeable for salt, and ascending part of loop of Henle which is permeable for salt, it is impermeable, mostly impermeable for water. I once again repeat, descending part of loop of Henle which is permeable for water but impermeable for salt, ascending part of loop of Henle which is permeable for salt but mostly impermeable for water। यानी कि जो डिसेंडिंग पार्ट है उसमें से वाटर बाहर निकल सकता है, एंटर कर सकता है, एंड जो असेंडिंग पार्ट है वहां से सॉल्ट बाहर निकल सकता है, सॉल्ट एंटर कर सकता है। यहाँ पे वाटर इनटेक नहीं हो सकता, यानी कि वाटर एंटर नहीं कर पाएगा, ना तो बाहर निकल पाएगा। यहाँ पर सॉल्ट ना तो एंटर कर पाएगा ना तो बाहर निकल पाएगा। अगर इतना दिमाग में क्लियर है, so this theory is very now so easy for you। देखते हैं अब थियरी में आपको क्या करना है। अब देखो, कॉर्टेक्स का एरिया जो होता है किडनी का, वहां पे जो ऑस्मोलरिटीज है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड ऑफ कॉर्टेक्स की बात करूं मैं किडनी का, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है, यानी कि 300 एम ऑस्मोल होता है। एंड टूवर्ड द डिप, यानी कि टूवर्ड द मेड्यूला जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो किडनी का फ्लूइड होता है, यानी कि जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, वो जैसे ही आप डीप में जाते जाओगे वैसे ही उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता रहेगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इनसाइड द मेड्यूला कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, एंड दैट्स व्हाई इन अ कलेक्टिंग डक्ट यूरिन इज वेरी कॉन्सेंट्रेट। क्लियर है? अब सुनो, यहां से थ्योरी स्टार्ट होती है। अब जैसे ही आप डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले को देखोगे तो आपको देखेगा कि भाई यहां से यहां तक जाते जाते कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो सॉल्ट को ऐड कर दो तब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, या फिर आप वाटर को निकाल दो तब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे कि एक ग्लास वाटर ले लो, उसमें 3 चम्मच NaCl डाल दो, फिर आपको अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है तो या तो आप ज्यादा नमक डाल सकते हो उसमें, या फिर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दो, तभी उसकी मोलारिटी जो है वो इंक्रीज होगी। सो आपको ये पता है, मैंने पहले भी बोला, ये नोट कर लेना कि जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है ना, वो वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। तो आप सॉल्ट ऐड तो नहीं कर सकते कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए, तो आपके पास एक ही रास्ता बचा कि आप यहां से वाटर जो है उसको निकाल दो। सो वाटर इज आउट फ्रॉम द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो यहाँ पे देखो वाटर जो है वो आउट हो रहा है, यानी कि डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर अगर आ गया मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में तो क्या होगा, इनसाइड द लूप ऑफ हेनले कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहेगा, और जैसे ही वो टूवर्ड द डीप ऑफ मेड्यूला पहुंचेगा तब उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1200 एमोस्मोल, जो कि इनर पोर्शन ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का है। यहां तक क्लियर है? अब जैसे ही आप असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले को देख रहे हो तो आप टूवर्ड द कॉर्टेक्स जा रहे हो, और जब आप टूवर्ड द कॉर्टेक्स जा रहे हो तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज करने के लिए या तो आप क्या करोगे, वाटर को ऐड करो या फिर आप सॉल्ट को बाहर निकाल दो। सो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, अगर कॉन्सेंट्रेशन आप फिल्ट्रेट का कम करना चाह रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, NaCl को बाहर निकाल दो, क्योंकि वाटर तो आप एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट इज अ इम्परमिएबल पोर्शन फॉर वाटर बट इट इज अ परमिएबल फॉर सॉल्ट। तो सॉल्ट को आपने क्या किया, यहाँ असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से बाहर निकाल दिया इनसाइड द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। तो क्या होता गया कि जो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है
वो कम होता गया, यानी कि टूवर्ड द कॉर्टेक्स जब जाओगे आप तो कॉन्सेंट्रेशन कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए आपको सॉल्ट को ही बाहर निकालना पड़ेगा। वाटर आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इट इज मोस्टली इम्परमिएबल फॉर वाटर। यहां तक समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब देखो, इंटरेस्टिंगली यहां पर आपको एक चीज और क्लियर रखनी है कि यहाँ पे जब एसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो NaCl निकला है उसको आपको कहां ले जाना है कि जहां पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है। अब क्या करना है, अब आप लूप ऑफ हेनले को भूल जाओ, अब आप सिर्फ दिमाग में वासा रेक्टा रखो और वासा रेक्टा को देखो। चलो, वासा रेक्टा जो है वो काउंटर करंट में है, किसके कंपेयर में? एसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो देखो, ये लूप ऑफ हेनले अपर साइड यानी कि टूवर्ड द कॉर्टेक्स जा रहा है, तो वासा रेक्टा जो है टूवर्ड द मेड्यूला आ रहा है, तो इसके बिटवीन काउंटर करंट फॉर्म हो चुका है। अब अगर आप टूवर्ड द मेड्यूला आ रहे हो तो ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिर से वही बात कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है तो आपके पास दो रास्ता है, क्या? पानी बाहर निकाल दो, सॉल्ट को अंदर डाल दो, और जो वासा रेक्टा का पोर्शन है वो तो दोनों के लिए परमिएबल है। तो एक काम करते हैं, हम वाटर को बाहर निकालते हैं। चलो वाटर को बाहर निकालो, कहां से बाहर निकला है? वासा रेक्टा से। ओके, एंड सॉल्ट को एंटर कर दो। सो नाउ सॉल्ट इज एंटर इनसाइड द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। तो देखो, एसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में से निकलने वाला NaCl डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा में एंटर कर रहा है। सो इन एनसीईआरटी एक लाइन लिखी है कि जो एसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में से सॉल्ट निकलता है वो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में चला जाता है, यानी कि डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा एक्सेप्टेड NaCl which is released by ascending portion of loop of हेनले। तो यहाँ पे एक जगह से सॉल्ट निकला, दूसरी जगह पे सॉल्ट गया, क्योंकि एक को जरूरत नहीं थी क्योंकि उसको कॉन्सेंट्रेशन कम करना था, दूसरे को जरूरत है क्योंकि उसको डीप जाना है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है। सो सॉल्ट इज रिलीज बाय असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। ये अगर क्लियर है तो अब आपके लिए बहुत ही ये थ्योरी इजी हो चुकी है। अब सुनो, अब एसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा में आप जा रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा। अगर आपको कंसंट्रेशन कम करना है तो फिर से वही बात, या तो वाटर को इनटेक करो या तो सॉल्ट को बाहर निकाल दो। तो आपने जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा में NaCl को ऐड किया था वो यहां से निकाल दो, क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है? कंसंट्रेशन को कम करना है। सो NaCl नाउ एंटर इनसाइड द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है। अच्छा, अब इतना पोर्शन में आपको जूम करके यहाँ पर साइड में दिखा रहा हूं, और वहां आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और थ्योरी जो है वो भी आपकी एक बार क्लियर हो जाएगी। अब आओ सुनो, दिस इज द पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दिस पार्ट इज द वासा रेक्टा। फिल्ट्रेट आर काउंटर करंट, यानी कि जो फिल्ट्रेट है वो काउंटर करंट में है। ब्लड फ्लो जो है वो भी काउंटर करंट में है। फिल्ट्रेट एंड ब्लड का फ्लो भी काउंटर करंट में है, यहां पर भी आप देख सकते हो। सो दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और यहां से लिखो, क्या लिख सकते हो? दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। तो देखो, असेंडिंग डिसेंडिंग सामने आ रहा है ना, तो काउंटर करंट। यहाँ पर भी देखो, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग पोर्शन सामने आ रहा है, काउंटर करंट। मैंने क्या बोला पहले, थोड़ी देर पहले? देखो, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको इंक्रीज करना है क्योंकि वो टूवर्ड द मेड्यूला जा रहा है, तो यहां से वाटर को निकाल दो, तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ परमिएबल फॉर वाटर बट इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। तो वाटर को आप बाहर निकाल दोगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा एंड टूवर्ड द मेड्यूला तक पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इनसाइड द मेड्यूला पोर्शन ऑफ किडनी उतना हो गया है। ठीक है, फिर आप जैसे ही टूवर्ड द कॉर्टेक्स जा रहे हो, यानी कि असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले को देख रहे हो, और वहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन कम करना पड़ेगा क्योंकि टूवर्ड द कॉर्टेक्स 300 तक पहुंचना है 1200 से। तो आप क्या कर सकते हो, ए पोर्शन जो है वो सॉल्ट के लिए परमिएबल है बट वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो यहां से क्या निकलेगा बाहर? यहां से निकलेगा NaCl, यानी कि सॉल्ट को आप बाहर निकाल दो, तब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ओके, चलो
कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया टूवर्ड द कॉर्टेक्स जाते जाते, यानी कि डीसीटी तक पहुंचते पहुंचते उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। अब उसके अगेंस्ट में क्या चल रहा है, तो कि वासा रेक्टा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है और वो टूवर्ड द मेड्यूला जा रही है, और टूवर्ड द मेड्यूला अगर वो जा रही है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। तो सिंपल सी बात है, जो असेंडिंग पार्ट से निकला हुआ सॉल्ट है उसको आप कहां पर भेज दोगे, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा में। क्यों? क्योंकि उसको NaCl चाहिए, इसको नहीं चाहिए असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले को, क्योंकि उसको कॉन्सेंट्रेशन कम करना था, और इसको ज्यादा सॉल्ट चाहिए क्योंकि उसको वो डिप जा रही है, वो डिप जा रही है तो उसको कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है। तो NaCl नाउ मूव इनसाइड द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा, यानी कि डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा is except NaCl which is coming from ascending part of loop of Henle। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, अब जैसे ही आप अपर पार्ट देख रहे हो, यानी कि जो डिसेंडिंग पार्ट लूप ऑफ हेनले है वहां से तो H2O निकल चुका है, वो बात हो चुकी है। लेकिन अब देखो असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, यानी कि टूवर्ड द कॉर्टेक्स जा रहे हो, यहाँ पर टूवर्ड द कॉर्टेक्स जा रहे हो, ऐसे इसका उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता रहा है। यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन उसका कम होता गया तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से सॉल्ट निकल चुका है। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, जो NaCl हमने यहाँ पर ऐड किए थे ना, वो यहाँ बाहर निकाल दो ताकि जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है कम हो जाए। तो NaCl कहाँ से लिए थे आपने और कहाँ पर भेज दिए, जहां से लिए थे वहां पर, यानी कि मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ही आपने NaCl को भेज दिया, ताकि उसका जो मेड्यूलरी का कॉन्सेंट्रेशन है इंटरस्टिशियम का वो भी बना रहेगा, और यहां से NaCl बाहर निकल गया। इस पूरी थ्योरी में आपको NaCl के अलावा कुछ सोचना नहीं है, वाटर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ एक ही बार वाटर के बारे में सोचना है जब आप लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट की बात कर रहे हो तब, और तब आपको एक लाइन क्लियर है, इट इज पार्ट विच हैज एबल टू परमिएबल फॉर वाटर बट इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये आप कथा क्यों कर रहे हो? कथा हमें इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पर हमने जो मेड्यूला पोर्शन का फ्लूइड है किडनी का, यानी कि जो मेड्यूलर इंटरस्टिशियम है उसका कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखा, कितना 1200। अब उसका आप जो बेनिफिट है वो कहाँ लोगे, कलेक्टिंग डक्ट में। देखो कैसे, अब फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ तक पहुंच चुका है DCT तक, अब वो जो फिल्ट्रेट है वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। अगर वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो कलेक्टिंग डक्ट तो पास होती है रीनल पिरामिड में से, एंड रीनल पिरामिड जो होता है बच्चों वो तो मेड्यूला में है, और मेड्यूला का डीप पोर्शन जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेट है, और हाईली कॉन्सेंट्रेट है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट फॉर्म होता है। इसलिए जब फिल्ट्रेट यहाँ से पास होता है तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसको मोर कॉन्सेंट्रेट होना ही पड़ेगा। अगर आपको मोर कॉन्सेंट्रेट होना है तो आपके पास दो रास्ता है, या तो सॉल्ट को ऐड करो या तो वाटर निकाल दो। तो क्या होगा, जब कलेक्टिंग डक्ट में से वो फिल्ट्रेट पास होगा तो वो कहाँ जा रहा है, इनसाइड द मेड्यूला। तो मेड्यूला में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो फिल्ट्रेट का भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, और तब जाके यहाँ से जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा। यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में से जैसे ही फिल्ट्रेट पास होता है तो उसको मोर कॉन्सेंट्रेट बनना पड़ता है, और मोर कॉन्सेंट्रेट बनते बनते H2O जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि वो ब्लड में चला जाएगा जो वाटर ज्यादा फिल्ट्रेट में प्रेजेंट था। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका मेड्यूला पोर्शन का जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है उस फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा। अब सोचो, ये मेड्यूला पोर्शन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 300 एमओस्मोल होता तो जितना फिल्ट्रेट बना सारा निकल चुका होता, रीअब्जॉर्प्शन का मौका नहीं मिलता, ऑस्मोसिस नहीं हो पाता। और इसीलिए इस थ्योरी को मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन में मैं रखता हूं और आपको बहुत इजी वे में बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको एक्सप्लेन किया है। एंड लास्ट पॉइंट इज, जब यहाँ पे NaCl असेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले में से बाहर निकलता है तो हो सकता है कि यहाँ पे इस एरिया में अगर कॉन्सेंट्रेशन कम भी हो गया तो उसको मेंटेन करने का काम यहाँ लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट का पोर्शन है वहां से यूरिया बाहर निकलेगा, और वो यूरिया जो है वो एंटर होगा इनसाइड द नैरो पोर्शन ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, क्योंकि ये तो सॉल्ट के लिए क्या है, परमिएबल है। तो NaCl अगर ज्यादा बाहर निकल चुका है और यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है अगर वेरी लो कॉन्सेंट्रेट उसका हो चुका है तो उसको मेंटेन करने का काम फिर यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकलता हुआ
नैरो पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हैंडले का जो असेंडिंग पोर्शन है उसमें एंटर होगा और फिर से वो यूरिया यहाँ घूम फिर के डीसीटी में होके फिर से कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। जो अगर जरूरत पड़ी तो यूरिया एंटर कर जाएगा फिर से और फिर से वापस यहाँ पर आ जाएगा। अगर जरूरत नहीं पड़ी तो फिर वो यूरिन में पास हो जाएगा। सो बच्चों, इट इज ऑल अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल पोर्शन को बहुत इजी वे में, बहुत सिंप्लीफाइड वे में अगर आपको लर्न करना है तो स्टे ट्यून विथ अस। अगर वीडियो अच्छा लगे सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।